हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस जीएस के नए वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में ये जो वीडियो सेशन होगा ये थोड़ा फैक्टफुल होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा तो है लेकिन ये याद करने वाली चीज़ें हैं। मैं एक थोड़ा सा स्लाइड हिंट आपको दूंगा जिससे आपको इस वीडियो के माध्यम से इन जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से बनता है तो उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आज भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख झीलें और भारत के प्रमुख जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें भारत के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल्स के बारे में, तो वाटरफॉल्स कहते किसको हैं पहले हम देखते हैं। जब नदियों के द्वारा कोई जल या कोई भी ऐसा जल जो धरती के किसी स्थान से एक नियत ऊंचाई से धरती पर डायरेक्ट गिरना प्रारंभ करता है, या यूँ कहें कि जब बहता हुआ जल किसी चट्टान या ऊंचाई वाले स्थान से सीधे किसी अन्यत्र या निचले स्थान पर आकर गिरता है तो उसके द्वारा बनाई गई जो आकृति है वो वाटरफॉल के नाम से जानी जाती है। भारत में पश्चिमी घाट पर अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर आपके वाटरफॉल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है कि वाटरफॉल बनने के जो आपकी प्रोसेस होती है वो वाटरफॉल बनने की प्रोसेस इसमें कहीं ना कहीं तक इसमें जिम्मेदार रहती है। होता क्या है कि अगर ये नदी कोई बह रही है तो इस नदी के बहने से अगर उस नदी के बहाव क्षेत्र में ये कोई कठोर चट्टान अगर आ गई तो नदी इस कठोर चट्टान का कटाव नहीं कर पाती। अगर नदी इस चट्टान का अगर कटाव कर पाती तो आज यहाँ पर है तो वो धीरे धीरे चट्टान को काटते काटते नीचे इस तरीके से एक स्मूथ रूप में वो मतलब स्मूथ रूप में वो बह के आ रही होती। लेकिन जब नदियों के द्वारा भूमि का कटान या यहाँ पर कठोर चट्टानों के कारण नदियों का पानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्मूथ रूप में न जाके ऊपर से कहीं एक स्थान से नीचे गिरता है तो उसके द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उसको आपको जलप्रपात या वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑब्वियसली जब वाटरफॉल्स होंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा जहाँ पर से नदी का पानी नीचे उतर रहा है वो नदी का जो चट्टानी भाग होगा वो बहुत कठोर इग्नियस रॉक्स टाइप का कठोरता उसमें पाई जाएगी। तो भारत के प्रमुख जलप्रपातों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जलप्रपात अगर भारत में माना जाता है वो जोग या जिसको गरसोपा जलप्रपात या जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी बुक्स में आपको कुचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पर कर्नाटका में स्थित है उसको भी बोला जाता है, लेकिन जो हम अधिकतर किताबों में पढ़ते हैं, अधिकतर सोर्सेस से पढ़ते हैं, वो आपको जोग, गरसोपा या गांधी जलप्रपात के नाम से देखने को मिलता है, जो कि आपका कर्नाटका में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला जलप्रपात अगर हम देखें तो धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, ये सभी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर उड़ीसा में स्थित है। मच्छकुंड नदी, डुडुमा जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात, घाटप्रभा नदी जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है, कर्नाटका में उस नदी पर घाटप्रभा पर ये आपके जलप्रपात स्थित हैं। चूलिया नदी, चंबल नदी राजस्थान में चूलिया जलप्रपात यह पर स्थित है। और चंबल नदी के बारे में हमने बताया भी था कि चंबल नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी में है और छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। और इसकी जो तुलना है वो न्यागरा जलप्रपात से की जाती है, जिसमें जो सबसे चौड़ा जलप्रपात अगर कोई है तो वो न्यागरा जलप्रपात है। इसी तरीके से इंद्रावती नदी पर ये जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, इसकी तुलना भारत के न्यागरा के रूप में इसको देखा जाता है। फिर हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा नदी झारखंड पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी जो गोवा में बहती है वहाँ पर ये पाया जाता है। चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, बीहड़ ये मध्य प्रदेश में। इसके पश्चात शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटका में। शिव समुद्रम भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली जो भारत की जो जल विद्युत परियोजना है अगर हम बात करें तो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना मानी जाती है शिव समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, और ये कर्नाटका में ही स्थित है। फिर कुचिकल के बारे में मैंने बताया कि कोई किताबें आपको, कोई सोर्सेस आपको कुचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते हैं, कोई आपको जोग में मिलता है, तो ये वराही नदी पर कर्नाटका में है। गौतम धारा, दसम और ये साडनी, ठीक है, तो गौतम धारा, दसम और साडनी ये तीनों जलप्रपात आपको झारखंड में मिलते हैं। गौतम धारा जहाँ रारू नदी पर है, दसम आपको कांची नदी पर मिलेगा और साडनी जलप्रपात आपको
साडनी जलप्रपात ये मिलता है आपको शंख नदी पर। तो ये सभी के सभी आपके किसमें, झारखंड में आपको ये दिखाई देते हैं। बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की, तो सबसे पहले उत्तराखंड की अगर झीलों की बात करें, झील जो भूभाग चारों ओर से जमीन से घिरा हो, ऐसा जली भाग जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो, भूमि से घिरा हो, उसको झील कहा जाता है। और ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको द्वीप कहा जाता है। तो द्वीप और झील चारों ओर से जमीन से घिरी हुई, द्वीप चारों ओर से जल से घिरा हुआ। अगर तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ हो ऐसा जली भाग तो उसको हम खाड़ी बोलते हैं। अगर तीन ओर से जल से घिरा हो तो ऐसा भूभाग उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग वो द्वीप होगा, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग वो प्रायद्वीप होगा। चारों ओर से अगर भूमि से घिरा हुआ जली भाग हो तो झील होगा, तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ जली भाग हो तो उसको हम खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो प्रमुख झीलों में अगर हम राज्य और उनकी जो प्रमुख झीलें वो हमने दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया है। उत्तराखंड की झीलों की अगर मैं बात करूँ तो नैनीताल, भीमताल, नौकोचिया ताल, सात ताल, डोडी ताल, देवताल, सतोपंथ ताल, रूपकुंड, खुरपा ताल, द्रोण सागर इत्यादि बहुत सारी झीलें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और जो देवताल है, देवताल को माना जाता है कि उत्तराखंड की ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। जबकि अभी हम सिक्किम में जो पढ़ेंगे चोलामू झील, इसको बोला जाता है कि भारत की ये सर्वोच्च झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। जबकि जो टिटिकाका झील अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील अगर कोई बात करें तो वो टिटिकाका झील आपकी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। खैर, गुजरात में अगर हम झीलों की बात करें तो वहाँ पर नल सरोवर और नारायण सरोवर ये दो झीलें वहाँ पर हैं। हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर सूरजकुंड झील वहाँ पर है। राजस्थान की बात करें तो पिछोला, सांबर झील, खारे पानी की झील, पुष्कर झील, पुष्कर मेला भी यहीं पर लगता है, डीडवाना, फतेह सागर, उदय सागर, ये कुछ राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो चंद्रताल और रेणुका झील, यहाँ पर ये दो प्रमुख झीलें आपको देखने को मिलेंगी। पंजाब में कांजली, हरिके ये वही हरिके बैराज और रोपड़ झील ये पंजाब में है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो डल झील, वुलर झील, अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग ये कुछ प्रमुख झीलें वहाँ पर हैं। इनमें से जो वुलर झील है, वुलर झील के बारे में आप फैक्ट याद रखिएगा कि ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर लद्दाख में अगर हम देखें तो पेंगोंग सो और सोकर, पेंगोंग का कुछ हिस्सा हम देखते हैं कि चाइना भी वहाँ पर, चाइना के पास है और चाइना का जो इंटरवेंशन है बार बार इसी झील से वहाँ पर करते रहता है। तो पेंगोंग झील आपने बहुत बार देखा होगा। सोकर लेक ये भारत का हाल ही में एक रामसर साइट भी बनी थी। ठीक है, मेघालय की अगर हम बात करें तो उमियम झील यहाँ पर है, मेघालय की उमियम झील। मणिपुर की ये लोकटक झील आपकी रामसर साइट जो है, लोकटक जो झील है ये रामसर साइट में भी आपकी है। ठीक है, मिजोरम में पाला, ये पाला झील मिजोरम में होगी। सिक्किम की चोलामू और गुरुडोंगमर झील और पलामू जो चोलामू झील है वो आपकी सिक्किम में है। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी ये लैंगून झील वहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये केरला में स्थित है। जबकि तमिलनाडु की अगर मैं बात करें तो तमिलनाडु में बेरीजाम, ऊटी और कोडाईकनाल झीलें यहाँ पर इस तरीके से स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील, सलीम अली झील या सलीम अली सरोवर इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, लोनार के बारे में बोला जाता है कि ये एक जो क्रेटर निर्मित झील है। क्रेटर मतलब ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो ऊपरी भाग है, तो क्रेटर झील की उसमें संज्ञा इसको दी जाती है। किसी विद्वानों के द्वारा इसको बोला जाता है कि ये उल्कापिंडों के द्वारा निर्मित झील है। तो लोनार झील आपको याद रखिएगा, ये कहाँ पर है हमारी, आपकी ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, असम में दीपोर बील और सोनबिल, दीपोर बील ये दो झीलें असम में आपको देखने को मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में चिल्का झील, भारत की सबसे पहली रामसर साइट अगर हम बात करें तो वो चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील बने तो वो चिल्का झील इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तेलंगाना अगर हम बात करें तो वहाँ पर हुसैन सागर, ये इस तरीके से झील वहाँ पर देखने को मिलती है तेलंगाना में। तो कुछ प्रमुख झीलें ये जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए, या चाहे आपने नोट्स बनाइए, किसी भी प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। फिर भारत की कुछ जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं या जो भी रिवर प्रोजेक्ट हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, उनमें से हम देखते हैं कुछ प्रमुख रिवर प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है।
देखो भाखड़ा नागल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सतलुज नदी पर, और दुनिया का कंक्रीट से बना हुआ सबसे ऊंचा बांध अगर कोई है तो भाखड़ा नागल 226 मीटर इसकी ऊंचाई आपको पता होगी। तुलबुल झेलम नदी पर बनाया गया है। सलाल, बगलिहार और दुलस्ती प्रोजेक्ट ये चेनाब रिवर पर हैं। पोंग बांध आपका ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हरिके बैराज सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज, हरिके नामक स्थान पर पंजाब में पाए गए थे, जहाँ पर हमने देखा था पंजाब में कि हरिके झील भी वहाँ पर बनी हुई है। इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी जो इंदिरा गांधी नहर है वो भी निकाली गई है। फिर आसन बैराज आसन नदी पर यहाँ पर उत्तराखंड में अगर आप आएंगे तो ये वेटलैंड है और रामसर साइट के 42वीं रामसर साइट के रूप में भारत की इसको हाल ही में रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उसके तहत जो रामसर साइट्स होती हैं उनमें इसको शामिल किया गया है। हालांकि जो करंट फैक्ट अगर मैं बात करूँ तो एज ऑफ नाउ 2021 से जो अक्टूबर 2021 तक की अगर मैं बात करूं तो भारत में कुल 46 रामसर साइट अभी अवेलेबल हैं। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना के संगम पर पड़ता है। कालागढ़ बांध जो बनाया गया है रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा पर कालागढ़ नामक स्थान पर। नाथपा झाकरी ये सतलुज प्रोजेक्ट, सतलुज नदी पर बनाया गया प्रोजेक्ट है नाथपा झाकरी। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है और इसी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में आप देखते हैं कि भारत की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल जो म्यूजियम सरदार पटेल की जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो इसी नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध का ही एक भाग है या उसी में स्थित है। फिर तिलैया बांध अगर हम देखें तो बराकर नदी झारखंड में पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तिलैया बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है, कहाँ स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध के बाद अगर हम देखें तो रिहंद बांध यहाँ पर रिहंद नदी यूपी में पड़ता है। हीराकुंड बांध आपका ये महानदी पर उड़ीसा के आसपास पड़ेगा। हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे लंबे बांधों में से अगर एक बोलें तो उनमें से ये आता है, ठीक है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर उत्तराखंड में पड़ता है। श्रीशैलम बांध ये कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना ये वही परियोजना है जो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना अगर हम बात करें तो ये शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। रणजीत सागर अगर बोलूँ तो रणजीत सागर जो परियोजना है उसको थीन बांध या थीन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी पर यह पड़ता है। और उकाई प्रोजेक्ट और काकरापार प्रोजेक्ट ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ताप्ती नदी पर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं लाया। अब बात की अगर बांधों की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हम देखते हैं कि मैत्रीपूर्ण संबंध पहले से रहे हैं। भारत वहाँ की उनके अफगानिस्तान की जो संसद है उसको बना रहा है। भारत अफगानिस्तान में कई मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स यहाँ पर कर रहा है, निर्माण कार्य वहाँ पर कर रहा है। तो उसी के तहत हमने देखा कि जो भारत अफगान मैत्री बांध जिसको पहले सलमा बांध के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भारत अफगान मैत्री बांध के नाम से उसको जाना जाता है। अफगानिस्तान और इंडिया की इसकी जो रिलेशन है इसको ये शो करता है। 42 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और अफगानिस्तान में ये इंपॉर्टेंट है कि वो किस नदी पर वहाँ पर बनाया गया है तो हरिरूद नदी HARIRUD हरिरूद रिवर HARIRUD हरिरूद नदी पर ये वहाँ पर जो सलमा बांध है वो बनाया गया है। अब हम बात करते हैं जब कुछ जल्दी परियोजनाएं अगर हम बात करते हैं तो इन परियोजनाओं को लेकर भारत में समय समय पर यहाँ पर कुछ विवाद भी देखने को मिलते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 262 के फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में हमको देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उनसे संबंधित चीज़ें भारत के आर्टिकल संविधान में भी लिखी गई हैं, जिसमें आर्टिकल 262 और 2 का फर्स्ट और सेकंड क्लॉज फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि जो संसद है, संसद को अथॉरिटी है कि वह नदी जलों के ये जो भी विवाद हैं उनके निपटारे के लिए किसी ट्रिब्यूनल का निर्माण कर सकती है। और 262 के सेकंड क्लॉज में लिखा गया है कि जितना भी ट्रिब्यूनल्स जितने भी बनाए जाएंगे उनका जो जुडिशिक्शन होगा उसको कोई जुडिशियल रिव्यू कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। और इसी जल विवाद को समझाने के लिए जल विवाद अधिनियम 1956 लाया गया, नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956, ये दो चीज़ें यहाँ पर लाई भी गई थी। तो जल विवाद भारत में किन किन नदियों के बीच में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं तो आपने कृष्णा कावेरी जल विवाद को बहुत बार सुना होगा। कावेरी नदी का जल विवाद किन किन राज्यों में तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी ये जो 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं वो कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। जबकि कृष्णा जल विवाद से संबंधित है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो कर्नाटक और महाराष्ट्र। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये आपके कृष्णा नदी से संबंधित है। और पेरियार नदी जो विवाद है वो केरला और तमिलनाडु के बीच में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कावेरी निम्नलिखित में से कावेरी नदी जल विवाद में
किस राज्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से कोई भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो पौंडीचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, इसको याद रखिएगा कावेरी नदी के लिए, जबकि कृष्णा नदी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इसको याद रखिएगा। जबकि पेरियार जो नदी है वहाँ पर केरला में बहती है, तो उसमें केरला और तमिलनाडु ये दो नदियाँ आप याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, केरला और तमिलनाडु ये दो राज्य आप पेरियार जल विवाद से संबंधित याद रखिएगा, ठीक। तो आर्टिकल 262 जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 2 क्लॉज हैं और 2 क्लॉजों में क्या क्या वो लिखा गया है। इनके तहत ही संसद के द्वारा 2 चीज़ें, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 भी बना गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे फैक्ट्स आप तक पहुँचाने में मैं सक्षम रहूँगा, और जो कि आपको निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर मदद करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने चारों ओर अपने माता पिता सबका ख्याल रखिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए और कुछ न कुछ रोज़ नया सीखते रहिए। थैंक यू।